नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पूनम अहमद जी की लिखी हुई कहानी। शीर्षक है चौथा हिस्सा। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चौथा हिस्सा। भरे मन से रिसीवर रखकर मैं सोफे पर ही निढाल से लेट गई। माँ का फोन था। आजकल माँ से बात कर मेरा सिर भारी होने लगता है। मन करता है फोन ही ना उठाऊं। माँ का ही क्यों, विनय भैया, सुदीदी, किसी से बात करने का मन ही नहीं होता। मन ही मन कलपती घूमती रहती हूँ इधर से उधर। निखिल मेरे मन की परेशानी समझते हैं। हमारे दोनों बच्चे यशस्वी और सिद्धि बड़े हो रहे हैं। वे दोनों भी मुझे बहलाने की कोशिश तो करते हैं, पर मेरे मन की यह उदासी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। कई बार सोचती हूँ, अगर मैं भी माँ, दी और भैया की तरह मुंहफट, रूखे स्वभाव वाली, कुछ पत्थर दिल इंसान होती तो शायद मैं इन बातों पर दुखी ना रहती। वे बातें जो साल भर से मुझे उदास कर रही हैं। काश पापा होते। मैं 13 साल की थी जब वे नहीं रहे। वे अध्यापक थे। माँ भी अध्यापिका थी। कुछ दिन पहले रिटायर हुई हैं। दीदी मेरठ में अपने बेटे बहू के साथ खुश और व्यस्त हैं। माँ, विनय भैया और नीता भाभी, उनके दोनों बेटे सहारनपुर में जिस घर में रहते हैं, मेरा जन्म वहीं हुआ था। मैं यहाँ मुंबई में अपने परिवार में हंसी खुशी ही जी रही थी। पर मेरी दिन रात की परेशानी का सिलसिला तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले माँ का फोन आया। कह रही थी, अब बहुत हो गया, विनय और नीता का इलाज तो मैं करके रहूंगी। नीता को क्या लगता है, मेरे साथ बुरा व्यवहार करके इस घर की मालकिन बन जाएगी? यह मकान इतनी आसानी से नहीं मिलेगा उसे। मैंने कहा था, पर इतना गुस्सा होने की क्या बात है माँ? छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में चलते ही रहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता। मैं उन दोनों का ऐसा इलाज करूंगी कि याद रखेंगे पति पत्नी। मैंने उन्हें हंसाने की कोशिश की थी। पति पत्नी? माँ, वे आपके बेटे बहू हैं। पर माँ को मेरी कोई बात समझ ही कहाँ आई थी कभी। उनकी नज़र में मैं हमेशा से इमोशनल फूल हूँ, पापा की तरह। हो सकता है माँ सच कहती हैं। मुझे उनका यह कहना कभी बुरा नहीं लगा। उल्टे मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं अपने स्वर्गीय पापा की तरह भावुक हूँ, शांत हूँ और अपने काम से काम रखने वाली इंसान हूँ। माँ के फोन के बाद भैया का फोन आया था। जया, माँ को पता नहीं कितना घमंड है इस मकान का। उनके तानों से दुखी हो गया हूँ मैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। आखिर माँ है हमारी। क्या माँ ऐसी होती है जया? हर समय गुस्सा, कलह और ताने सुनाने के मूड में रहती हैं। माँ बेटे का झगड़ा दीदी के पास भी पहुंचा। उन्होंने भी दोनों को काफी समझाया था और आखिर में आपसी झगड़े और तू मैं से घर के आंगन के बीच में दीवार खड़ी हो गई, जो उस घर में नहीं मेरे दिल पर एक बोझ की तरह बनी। डोरबेल बजी, तब मैं वर्तमान में लौटी। निखिल ऑफिस से आ गए थे। आते ही उतरा चेहरा देखकर बोले, क्या हुआ? कोई फोन आया था क्या फिर से तुम्हारे मायके से? मुझे हंसी आ गई। बहुत अच्छे, कैसे पता चला तुम्हें? अरे मेरी पत्नी को मायके की पंचायत के अलावा और गम ही क्या है। सच जया, किसी घर में मैंने इस तरह की बातें नहीं सुनी। बड़ा अजीब लगता है। मैं सिर हिलाते हुए उनके लिए चाय बनाने किचन की तरफ बढ़ गई। निखिल ठीक ही तो कह रहे हैं, उन्हें तो अजीब लगता ही होगा। मेरे ससुराल में तो जब तक सास ससुर जीवित रहें, शांति और प्यार ही रहा सबके बीच। अब भी देवर और ननदों से हमारे संबंध बड़े मधुर हैं। मायके से ज्यादा अपनापन, प्यार और शांति मुझे ससुराल में मिली है। कोई सुनेगा तो उसे यकीन नहीं होगा, पर सच यही है। निखिल फ्रेश होकर किचन में ही आ गए। क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। क्या बात हुई माँ से? बस वही जिद कि घर के हिस्से कर दूंगी, तब पता चलेगा विनय को।
क्या? निखिल चौंक गए। अब तो दीवार है ना बीच में, अब क्या हिस्से की बात? माँ कह रही थी कि दीवार खड़ी होने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है। अब वे अपना हिस्सा बेचकर कहीं और रहने चली जाएंगी। ओह नो! ये क्या क्या होता रहता है वहां? इतने में ही मेरा मोबाइल बज उठा। सुधा दीदी का फोन था। निखिल की तरफ देखा तो उन्होंने कंधे उचका दिए। दीदी कह रही थी, जया, माँ का फोन आया था। मैंने माँ से साफ साफ कह दिया है, मकान बिकेगा तो एक हिस्सा मेरा भी होगा। सुनकर मैं बुरी तरह हैरान हुई। क्या दीदी, ऐसा कहा आपने? तो क्यों ना कहूँ, कानून है यह। तेरा भी है चौथा हिस्सा, छोड़ना मत, यह हक है हमारा। दीदी की बात सुनकर मेरी तो बोलती बंद हो गई। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं हाँ हूँ करती रह गई। निखिल को बताया तो वे मुस्कुरा दिए। कई बार सोचकर हंसी आती है, कहाँ तुम, कहाँ तुम्हारे मायके वाले, इतनी अलग कैसे हो तुम उन सबसे? मैं कुछ नहीं बोली। निखिल अक्सर यह कहते हैं। बच्चे भी आ गए तो मैं व्यस्त हो गई। उनकी बातें, घर के काम, फिर चारों ने डिनर किया। फिर हम दोनों रोज की तरह थोड़ा घूम टहल कर आए। सोने की तैयारी करने लगे। तभी विनय भैया का फोन फिर से आ गया। मैंने सिर पकड़ लिया। इस समय वहां किसी से बात करने का मेरा मन नहीं था। मेरा यह समय निखिल के लिए था। फोन उठाते ही भैया की झुंझलाहट शुरू हो गई। जया, दीदी का फोन आया था। कह रही थी मकान में उनका हिस्सा भी है। बता जया, क्या कमी है उन्हें? दीदी कितनी लालची हैं। माँ को समझाने की जगह उन्होंने अपने हिस्से की बात शुरू कर दी है। तू क्या कहती है? भैया, मैं क्या कहूँ, आप सब मुझसे बड़े हैं। मैं यह सब सोचना ही नहीं चाहती। बस यही चाहती हूँ वहाँ प्यार और शांति हो। भैया ने रूखे स्वर में कहा, शांति? और यहाँ हम लोगों में से किसी के मरने के बाद ही होगी यहाँ शांति। भैया की बात सुनी तो मेरी आंखें भर आई, गला भर आया। भरे गले से यही निकला, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या शांति से रहना इतना मुश्किल काम है दुनिया में? बस तू तो मुझे ये बता कि तुझे भी चाहिए क्या अपना हिस्सा? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पक्का? हाँ भैया। ठीक है, अब देखता हूँ माँ चौथे हिस्से का क्या करेंगी। सुनकर मैंने अपना सिर पकड़ लिया और मेरे फोन रखते ही जैसे ही निखिल ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मैं सिसक पड़ी। मैं नहीं चाहती मेरे मायके की कड़वाहट का असर मेरी गृहस्थी पर हो, पर ना चाहते हुए भी जाने अनजाने मेरे खराब मूड से घर में एक उदासी पसर ही जाती है। और अब तो रात में आने वाले ये फोन हमारे बेडरूम रूम में अजीब सा सन्नाटा फैलाने लगे हैं। वो तो निखिल बहुत अच्छे इंसान है, पत्नी की मनोदशा समझते हैं, हंसी मजाक करके मूड मेरा हल्का कर ही देते हैं। अब यही सिलसिला शुरू हो गया था। माँ फोन पर कहती, तुझे मेरा साथ देना है, विनय से मत कहना तुझे हिस्सा नहीं चाहिए, इससे मेरा केस कमजोर होगा। मैं चौंक पड़ी। केस? हाँ, वकील से बात कर रही हूँ आजकल, माँ ने कहा। क्या माँ, किन चक्करों में पड़ रही हैं? आराम से रहो ना, यह आपकी उम्र है कोर्ट कचहरी करने की। तू मुझे उपदेश देने की कोशिश मत कर। विनय और नीता की अकड़ निकालनी है मुझे। दीदी फोन कर दी, माँ बेटे बहुत चालाक है। हम हिस्सा नहीं लेंगे तो मजे से दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो क्या हुआ, बांटने दो ना उन्हें, हमें करना क्या है? मैं परेशान होकर कहती, ऐसे कैसे बांट लेंगे, हमारा भी हिस्सा है मकान में, और तुम्हें ज्यादा दानी बनने की जरूरत नहीं है। सुन, तुझे मेरा साथ देना है। भैया फोन पर कभी सख्त तो कभी नरम स्वर में कहते, तू माँ से कह दे जया, तू मुझे अपना हिस्सा देगी। मुझे पता है तू मेरा साथ देगी। दिन रात मैं घर के काम छोड़ छाड़ कर इन बातों को सुनने में अपनी सारी ऊर्जा और समय नष्ट कर रही थी। मैं कभी कहीं बाहर होती, मार्केट में, किसी के घर, या घर पर ही कोई जरूरी काम कर रही होती, तो मेरे फोन पर इन तीनों के फोन आते। उठाना भी पड़ता। मोबाइल कब तक ना उठाती। तीनों जब चौथे हिस्से की बात कर रहे होते तो मुझे कभी आंगन में लगा अमरूद का पेड़ याद आ रहा होता, जिसके नीचे पता नहीं कितनी बार सहेलियों के साथ हमने घर घर खेला। कभी छत पर जाने वाली सीढ़ियां याद आती, जिन पर बैठकर मैंने गर्मियों की दोपहरी में पढ़ाई की थी।
कभी बरामदे का वह कोना याद आता जहाँ लूडो की महफिलें जमती थी। कभी पापा के स्टडी रूम की वो चेयर याद आती जिस पर बैठकर उन्होंने मुझे पढ़ाया था। पता नहीं अपने मायके की, अपने अधूरे से बचपन की कितनी बातों को याद करके आंखें भीगती ही रहती। मेरे ऊपर रात दिन चौथे हिस्से को अपनी तरफ करने का दबाव डाला जा रहा था। कई दिनों से यही चल रहा था। मैं अपने इतने प्यारे रिश्तों की आपसी कलह से मानसिक रूप से बुरी तरह थक चुकी थी। एक रात में करवटें ही बदलती रही। बहुत बेचैन हो गई थी मैं। अगले दिन संडे था। मैं थकी थकी सी सुबह उठकर नाश्ता बना रही थी। निखिल और बच्चे डाइनिंग टेबल पर मेरा ही इंतजार कर रहे थे कि माँ का फोन आ गया। मैंने नोट किया। बच्चों का मुंह लटक गया। निखिल भी कुछ गंभीर हो गए। मेरे फोन उठाते ही माँ शुरू हो गई। कल वकील से बात हुई है मेरी। मेरा मन का सैला हो गया। ना कभी कोई मेरे हालचाल पूछता है आजकल, ना निखिल और बच्चों के बारे में कोई बात करता है। आजकल बातचीत की शुरुआत ही वकील, मकान और हिस्से से होने लगी है। आज कुछ बुरी तरह चुभा था मुझे। माँ कहती जा रही थी, पेपर पर साइन करने तुझे आना पड़ेगा। और मैं पहली बार कुछ सख्त स्वर में बोली पड़ी, नहीं माँ, मैं कोई साइन करने नहीं आऊंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे हिस्से का जो आप तीनों को करना है कर लें। कोई मुझे चौथे हिस्से के लिए फोन ना किया करे। मेरे हिस्से का जो सुख मुझे यहाँ अपने घर परिवार में मिल रहा है, मैं उसी में खुश हूँ। मैं इन बातों से थक गई हूँ माँ, कहकर मैंने फोन स्विच ऑफ ही कर दिया। मैंने निखिल और बच्चों पर नजर डाली। मेरे साथ साथ तीनों ने ही जैसे चैन की सांस ली थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी चौथा हिस्सा। इस प्यारी सी कहानी के लिए हम पूनम जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और कहानी का समापन करते हैं। कहानी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।